क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी कहता है असेस वेदर मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। ठीक है। पार्ट ए कहता है विद द हेल्प ऑफ एडीएएस डायग्राम एक्सप्लेन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी एंड कंसीडर इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस वन मे बी मोर डैमेजिंग देन द अदर। तो यार बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 ए, 4 ए में वो आपसे कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। नहीं, रुक जाओ। एडीएएस के हिसाब से आपने बताना है। तो बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला ऑफ एडी बताओगे आप। फॉर्मूला ऑफ एडी, व्हाट इज एडी, इसके बारे में बताएंगे आप। प्लस आपने इसके कंपोनेंट्स बताने। ठीक है। फिर आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे दो। ठीक है। अब जब आप यहाँ पे डायग्राम दो बना चुके हैं, यहाँ पे आप लिंक करेंगे इसका डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल के अंदर बेटा आपका एडी बढ़ रहा होता है, गिव रीजन, रीजन देना आपके लिए लाजमी है। कॉस्ट पुश में आपका एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो रहा होता है, आपको एक रीजन देना लाजमी। ठीक है। तो ये तो सिंपल है बड़ा सा कि आपको 6 मार्क्स देखो सिंपली ऐसे ही मिल रहे हैं। अब वो आपसे ये कह रहा है कि यार मुझे ये बताओ इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वन मे बी मोर डैमेजिंग देन द अदर। तो अब जब आप यहाँ पे बेटा डैमेजेस की बात कर रहे हैं तो आपने इनके प्रॉब्लम्स बताए कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या प्रॉब्लम आती है और एग्रीगेट सप्लाई कम होने से क्या प्रॉब्लम आती है। तो रीजन के साथ साथ एक आधी प्रॉब्लम इसकी और एक आधी प्रॉब्लम इसकी। देखो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो जनरल है, जैसे कि रियल इनकम गिर जाएगी, पेंशनर्स में जो मसला आएगा, या शू लेदर कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट, ये वो है जनरल है जो दोनों में आती है। बट आपने स्पेसिफिक रहना है। अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो एग्रीगेट डिमांड का लिंक मैं क्रिएट करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड की बात आ रही है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे बढ़ रही, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे आपकी बढ़ रही है, तो आप ये बोलोगे जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो उससे हो सकता है कि आपके एक्सपोर्ट्स पर होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट तो आपके एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, आपके इंपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। जनरली तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई की अगर बात हो रही है, आप यहाँ पे बोले हैं प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, हो सकता है कि वर्करों को फारिग करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है प्रोड्यूसर के पास पोटेंशियल बढ़ाने की ताकत ना हो, रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो। सही। तो प्रॉब्लम्स आपने एक एक दो दो प्रॉब्लम बता। सर ये प्रॉब्लम हो सकती है शॉर्ट रन में तो मल्टीप्लायर हो रहा है, एडी की बात कर रहा हूँ। हाँ लेकिन लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन का थ्रेट है सर। बिल्कुल, लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन का थ्रेट है या आपके एडी का प्रॉब्लम आ गया। तो अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि दोनों में से कौन डैमेजिंग है। आप बोलोगे यार दोनों ही डैमेजिंग है, बट डिपेंड ये करता है कि आपके मुल्क में कितना डिफ्लेशनरी गैप है, आपके मुल्क में कितना डिफ्लेशनरी गैप है। क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, मेरी बात को जरा समझना गौर से, जब एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ता है ना, तब आपका डिफ्लेशनरी गैप कम हो। सही है। आपका डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है भाई, कम हो रहा होता है। लेकिन जब एग्रीगेट सप्लाई आपके पास कम होता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि प्राइसेस वगैरह आपके पास ज्यादा बढ़ती है। ठीक है। तो आप उसको ये बोलेंगे यार इट डिपेंड्स अपॉन डिफ्लेशनरी गैप, इट डिपेंड्स अपॉन करंट अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अभी क्या मामला चल रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन करंट प्राइस लेवल और कितने हिसाब से आपके पास डिमांड में और सप्लाई में चेंज आ रहा है। अगर भाई माइनर सा चेंज है तब तो कोई इशू नहीं है, अगर छोटी बहुत इन्फ्लेशन हो भी गई तो टेंशन नहीं। बट अगर ज्यादा चेंज आ रहा है देन इट इज हार्मफुल। ठीक है। तो दोनों दोनों ही हार्मफुल होते हैं एक तरीके से। Assess whether monetary or supply side policy is likely to be more successful in reducing the rate of inflation in an economy. तो बेटा सिंपल सा यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बैठ रहा है वो है मॉनेटरी वर्सेस सप्लाई साइड। ठीक है। एक से ठीक है, ये आपके पास आ रहा है और ये आपके पास जो है कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। ठीक है। वो आपसे ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों में से क्या बेहतर है। ये कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट पॉलिसी की बात कर रहा हाँ, इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है ना। तो बेटा सप्लाई साइड के अंदर आप बनाएंगे एलआरएस, एलआरएस इंक्रीज करते हुए बेनिफिट्स एंड, सर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। भाई आपकी ओवरऑल औकात बढ़ती है, आपके पास ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फायदा वगैरह, हाउ एवर इट्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी।
टाइम लगता है, पैसा लगता है, ठीक है। मॉनेटरी की बात कर लेते हैं आप। जब मॉनेटरी की बात करेंगे तो बेटा तो आप यहाँ पे लिंक क्रिएट करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी के अंदर क्या होता है बेटा, मनी सप्लाई कम होती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, यही कहानी है। तो आप यहाँ पे बताएं कि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा, आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, समझे, आपके सेविंग बढ़ेगी, आपकी कंजम्पशन कम होगी। तो डायग्राम दो बना सकते हो आप, लेकिन बेहतर क्या है कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी का 12 मार्क का सवाल आए ना तो उसमें एडी फॉलो करके दिखा दो, उसमें वो मनी सप्लाई की डायग्राम ना। वो वैसे भी बहुत टाइम रीजन क्या है कि ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड की तो हम लोग अफेक्ट दिखा रहे होते हैं ना, जब मनी सप्लाई पे जब भी इफेक्ट आता है इट अफेक्ट्स ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड। जब मनी सप्लाई कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाए। समझते हैं बात को। तो सिंपल एग्रीगेट डिमांड फॉल होने की डायग्राम बताएं। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या होंगे इसके, कि भाई बेनिफिट्स तो ये हैं कि ओवरऑल इन्फ्लेशन गिर जाएगा, महंगाई गिर जाएगी, ठीक है। जब महंगाई गिरेगी तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस हैं, ये बात आप उसको बता सकते हैं। ओवरऑल आप ये बता सकते हैं कि लोग की कंजम्पशन वगैरह गिरेगी तो इकोनॉमी के ऊपर स्पेंडिंग प्रेशर कम हो जाएगा। हाउ एवर ड्रॉबैक्स की अगर बात करें, बेटा एक्सचेंज रेट पढ़ा है ना आप लोगों को, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट आता है। बस अब आप लोग इसके कहीं में ऐसे ही बैठे हैं। एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, क्यों, रीजन क्या है। लोग पैसे नहीं रख पाएंगे बेटा, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है हमारे मुल्क में तो करेंसी डेप्रिसिएट हो जाती है क्योंकि लोग सेविंग नहीं करें, समझे। अगेन मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जब आप लेके आएंगे और एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा, समझते हैं। तो ये बात भी आपने बताना है, सप्लाई साइड में और प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम लैग हुआ था। बता दिया। हाँ, कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि इन्फ्लेशन कैसे रिजॉल्व होगा, या दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर तरीके से इन्फ्लेशन रिजॉल्व कर सकता है। आप बोलेंगे डिपेंड्स अपॉन कि यार हमारा जो इन्फ्लेशन आया है वो डिमांड कम होने की वजह से आया है या सप्लाई, सॉरी डिमांड बढ़ने की वजह से आया है या सप्लाई कम होने की वजह से आया है। अगर डिमांड बढ़ने की वजह से आया है तो भाई इस पे चले जाओ, सप्लाई कम होने की वजह से आया है तो फिर सिंपल, समझे बात को, ये आपका सीधा सा कंक्लूजन का तैयार हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, मनी सप्लाई का। अनएम्प्लॉयमेंट कम क्यों कर रहे हैं हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट कम थोड़ी कर रहे हैं हम तो, इन्फ्लेशन को कम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो हो ही नहीं रही, वो तो ड्रॉबैक था कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बढ़ ये जाए। जो आपने उसमें क्वेश्चन दिया था ना पेपर में, आपने दिया था कि एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी जो है सबसे बेस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट कम करने को। तो उसमें मैंने जो है आप एक मॉक मॉक को डिस्कस करेंगे ना, मॉक को छोड़ देंगे। हाँ, वो बता रहा था, वो थोड़ा तो मुझे क्वेश्चन याद आया था, तो उसमें जो उसको है डिस्कस कर लेंगे, सप्लाई साइड से लिंक कर दिया था तो उसके बाद। बाद में डिस्कस करेंगे। इधर है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम explain the likely cause of depreciation of a floating exchange rate and consider whether such a depreciation is always beneficial for an economy। बेटा इस तरह समझो, डेप्रिसिएशन को आपने डिफाइन करना है, फ्लोटिंग को आपने डिफाइन करना है, ठीक है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसको आपने कोई से भी दो तरीके बताने हैं जिससे करेंसी डेप्रिसिएट हो जाए। फिर वो आपसे ये पूछ रहा है कि यार क्या डेप्रिसिएशन हमेशा बेनिफिशियल है आपके लिए। अब याद करें डेप्रिसिएशन का मैंने केस बताया था, शॉर्ट रन का अलग, लॉन्ग रन का अलग, सही। अब इसको याद रखना। अब इधर आओ, फ्लोटिंग बताया, डेप्रिसिएशन बता दिया। उसने बोला कि भाई डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कैसे हो सकती है, दो तरीके बताए थे, या तो आपकी डिमांड गिर जाए या तो आपकी सप्लाई बढ़ जाए। बता दो, डायग्राम बना दो। ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन उसमें मत देना, कोई भी एक एक फैक्टर बता दे, डिमांड गिरने का या सप्लाई बढ़ने का, एक एक फैक्टर बता दो दूसरी कंट्री में बढ़ गया है वो इंटरेस्ट रेट जी। जो लोग। फिर वो आपसे पूछता है कि इस डेप्रिसिएशन बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, शॉर्ट रन में नुकसान है, लॉन्ग रन में फायदा है, बता दिया आपने। कंक्लूजन में बोलेंगे आप इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड और इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंपेटिटर्स, द ट्रेडिंग पार्टनर्स, कि हमारे अलावा कौन बंदा कितनी प्राइस से बेच रहा है, हमारे साथ जो कंट्रीज है वो क्या प्राइस लेवल चार्ज कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए, अब वही बात है ना कि मेरी कंट्री में डेप्रिसिएशन हुआ, मैं डेप्रिसिएशन के बाद ये पेंसिल 50 रुपए की बेच रहा हूँ और चाइना अभी भी ये पेंसिल 40 की बेच रहा है, तो क्या मेरे डेप्रिसिएशन में कोई फायदा होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके कंपेटिटर्स के ऊपर भी, आपके कंपटीशन के ऊपर, समझते हैं बात को। assess whether the arguments for protection in the context of international trade are always stronger than the arguments against।
बड़ा सिंपल सा है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोटेक्शन, बहुत सिंपल है। Okay. तो आपने प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बताया, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपको नोट्स में ऑलरेडी लिख के दिए हुए, दिखा देता हूँ भाई। इन्हें लास्ट तक है तो गवर्नमेंट ये देखो, प्रोटेक्शनिज्म, ये फ्री ट्रेड, ये लो, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म। पहले तो आपने ये बता दिया पूरा, फिर आप जाएंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज की तरफ, ये रहा, फिर आप जाएंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज की तरफ। भाई फ्री ट्रेड कर लो या डैम्पनिंग पॉलिसी लगा लो, क्या लाजमी है क्या आपको जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट करने के लिए जो है वो प्रोटेक्शनिज्म लगाना, आप फ्री ट्रेड पे कर लें, सही है। आप जो है डैम्पनिंग पॉलिसी लगा लें। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी का मतलब, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि आप उसके बारे में जी पूरी की पूरी जो है वो नज़में लिख के आ जाओ, आपको ओवरऑल जनरल आइडिया देना होता है, ठीक है। तो आप जब इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन के मार्क्स मिल जाएंगे, सही है। अच्छा, कंक्लूजन, इस प्रोटेक्शनिज्म जस्टिफाइड, डिपेंड्स अपॉन द ट्रेडिंग पार्टनर, डिपेंड्स अपॉन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक, याद करो ट्रेडिंग ब्लॉक, कस्टम यूनियन वगैरह, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन के क्या हालात हैं, डिपेंड्स अपॉन हमारा लोकल बिजनेस कैसा चल रहा है, अगर हमारे लोकल बिजनेस में ताकत है और वो इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर सकता है तो भाई जरूरत नहीं है, बट अगर डर है आपको, सनसेट सनराइज इंडस्ट्रीज है तो आपको लगानी पड़ेगी। समझ में आती है बात। इन्फ्लेशन को कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं नहीं फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स नहीं लिखने, उसके बारे में जनरली आप बता सकते हो कि ऑल्टरनेटिव पॉलिसी क्या है कि फ्री ट्रेड रखो, सही है। लेकिन फ्री ट्रेड से भी बेहतर यहाँ पे है एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी, क्योंकि हम लोग तो इंपोर्ट को रोक रहे हैं ना, तो फ्री ट्रेड यहाँ पे नहीं आए। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्री ट्रेड यहाँ पे नहीं आएगा, वो मैंने गलती से बोल दिया था पहले, फ्री ट्रेड नहीं आएगा, डैम्पनिंग पॉलिसी आ जाएगा, टांगे काटने। समझ गए बात को, क्लियर है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है भाई, समझ आ गया पेपर आप लोगों को। सर बस हल्का सा एक्सप्लेन करना डैम्पनिंग पॉलिसी को जी, ज्यादा नहीं, आधा पेज, आधे से पौना पेज बस बता दीजिएगा कि इसमें होता क्या है और जनरली क्या मामला चल रहे होते हैं, डायग्राम वगैरह बनाने की ऐसी जरूरत यहाँ पे नहीं है।